जरा सोचिए, जहां जिम्मेदार ही अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो ऐसे क्षेत्र का क्या हाल होता होगा। जी हां, ऐसा ही एक क्षेत्र है पवासा, जहां स्थित है वर्मा कॉलोनी, जो वार्ड क्रमांक 40 में आती है। यहाँ पार्षद भी है और दूसरे जिम्मेदार भी है, पर उनका होना या न होना एक बराबर है, क्योंकि लाख प्रयासों के बाद भी यहाँ की हालत, या यूं कहें कि यहाँ की दुर्दशा वैसी की वैसी ही है। क्योंकि यहाँ पर वोट मांगने वाले और वादा करने वाले आते जाते रहते हैं, पर नहीं जाती है तो यहाँ की बदहाली, कीचड़ भरे रास्ते, रास्तों पर भरा हुआ पानी और गंदगी ही गंदगी, मानो किसी शहर में नहीं बल्कि किसी छोटे से गांव में है। वैसे तो अब गांव की हालत भी इस बस्ती से काफी बेहतर है। यहाँ के रहवासी पानी, कीचड़ और बड़े बड़े गड्ढों से बहुत ज्यादा परेशान है। ये तो बहुत साल से ऐसे। कभी कोई पार्षद से बात करी, किसी पार्षद से या कोई शिकायत करी? चलेगा वहाँ पे क्या बोलते हैं? बोलते कर देंगे वोट ले लेते वो सिर्फ बस। अभी तो बारिश में और बहुत दिक्कत आएगी निकलने में। दिक्कत आनी है अभी तो और ज़्यादा। कितना कितना पानी भर जाता है यहाँ पे? ये भर जाता है तत्ता पानी, कीचड़ भी बहुत रहता है। कीचड़ बहुत रहता है। बच्चे स्कूल जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं टाइम पे? कीचड़ में कहाँ जा पाते हो, कीचड़ ही इतना रहता है कि ना तो यहाँ के लोग समय पर काम धंधे पर जा पाते हैं और ना ही स्कूल जाने वाले बच्चे समय पर स्कूल पहुंच पाते हैं, क्योंकि पूरी ही कॉलोनी में लोगों को निकलने या यूं कहें कि बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता यहाँ पर ठीक से नहीं मिल पाता है। और जो जिम्मेदार हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। अगर कुछ करते हैं तो वो करते हैं सिर्फ वादा, वादा और सिर्फ वादा। अब आप ही सोचिए, क्या वादों से कीचड़ साफ हो सकता है? नहीं ना। कम से कम 20-22 साल हो चले ऐसे के ऐसे ही। पार्षद से बात करी आपने? पार्षद से भी कर ली, हम सब दूर से कर ली कि एक ही रोना रहता है। निगम सभापति से मिले आप? कलावती यादव जी से? वो तो यहाँ पे आई थी, पूजा पाठ करके गई। कब की बात है? ऐसा का ऐसा ही है। परेशानी आती है आपको यहाँ से निकलने में? अरे देख, मेरा पैर भी तो ऐसा होगा गिर के रोड की वजह से, बहुत जोर से गिर गई थी मैं यहाँ पे। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि हमने कई बार पार्षद और अन्य जिम्मेदारों से यहाँ की शिकायत दर्ज करवाई है, पर हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं है और हम आज भी बहुत परेशानी के साथ आना जाना करते हैं और आए दिन इन परेशानियों से रूबरू होते रहते हैं। अब चाहिए कि जल्द ही हमारी कोई सुनवाई हो और इस समस्या से हमको निजात मिल सके। 20 साल हो गया, 20-25 साल हो गया हमारे में रहते रहते। आपने पार्षद से शिकायत करी? करी थी, पर कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। सब कम से कम 5-6 बार चली गई इनके साल में, पर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। बस हाँ करेंगे बस बोल के फिर पाचा ऐसे दे जाएंगे। बारिश में बाहर निकलने में, आपको निकलने में परेशानी आती है? बाहर निकलने में दिक्कत इतनी आई रही कि घर में भी टाइल्स लगी हुई थी, कीचड़ में नटू गड़ी जाए, नटू मैंने छोरा चुजोर से नहीं निकलाई रही, निकले तो कपड़ा उड़ा भी नटू गंदा हो जाए, कहीं ऐसे तैसे ही अंदर जाए घर में पाचा। उज्जैन की कराटे खिलाड़ी अर्पणा चौहान ने अमेरिका के अल्बामा राज्य के बर्मिंघम शहर में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। अर्पणा की यह उपलब्धि न केवल उज्जैन बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। अर्पणा भारतीय कराटे टीम के लिए प्रतिनिधित्व कर रही थी और उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा और मेहनत के बल पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। यह प्रतियोगिता 27 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेगी, जिसमें कई राज्यों से टीमों ने भाग लिया था। अर्पणा की यह उपलब्धि उनके परिवार, असम राइफल्स और पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के लिए गर्व की बात है। अर्पणा ने अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार, असम राइफल्स और पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया है और कहा है कि यह मेडल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सभी का है जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखा। अर्पणा ने अपनी मेहनत और लगन से कराटे में एक अलग पहचान बनाई है। अब तक उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में पदक जीते हैं। अर्पणा ने जीत के बाद कहा कि मुश्किलें आएंगी पर हार मत मानो, क्योंकि मेहनत कभी धोखा नहीं देती है। अर्पणा की इस उपलब्धि से उज्जैन और पूरे भारत के युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। अर्पणा ने अपने खेल के प्रति समर्पण और मेहनत से साबित किया है कि छोटे शहरों के सपने भी बड़े हो सकते हैं। अर्पणा के परिवार ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जताई है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अर्पणा की इस जीत से उज्जैन और पूरे भारत का नाम
रोशन हुआ है, वो आगे भी अपने प्रदेश का नाम रोशन करना चाह रही है। उज्जैन में प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करने वाले भाजपा नेता दीपक शर्मा का परिवार 30 जून से लापता है। उनकी पत्नी सीमा, बेटी पलक और बेटा रुद्र की तलाश में उन्होंने सभी रिश्तेदार और मित्रों को फोन कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दीपक की शिकायत पर पुलिस ने 1 जुलाई से ही उनकी तलाश शुरू कर दी है। दीपक शर्मा ने पुलिस को बताया कि वो सोमवार सुबह 8:30 बजे अपने काम के लिए घर से निकले थे और दोपहर में लौटे तो देखा कि घर पर ताला लगा था। पड़ोसी ने बताया कि पत्नी और बच्चे किसी रिश्तेदार की मौत की बात कहकर घर से निकले थे। दीपक ने बताया कि उन्होंने शाम तक इंतजार किया और फिर पत्नी और बच्चों को कॉल किया, लेकिन उनके फोन बंद मिले। दीपक ने बताया कि घर में रखे 4.25 लाख रुपए भी गायब है। शायद परिवार वाले ही रुपए लेकर गए हैं। यह रकम प्रॉपर्टी डील से जुड़ी थी और उन्हें किसी को पेमेंट करना था। घर में कोई पत्र या नोट भी छोड़कर वो लोग नहीं गए हैं। दीपक शर्मा ने कहा है कि उनकी बेटी पलक 21 वर्ष भी उनके साथ है, जो हाल ही में कक्षा 12वीं क्लास में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी और कालिदास कॉलेज में उसका एडमिशन कराया गया था। दीपक ने कहा कि वो अपनी बेटी की चिंता से परेशान है और जल्द से जल्द अपने परिवार को ढूंढना चाहते हैं। मेरी पत्नी 45 साल की और मेरा बेटा 14 साल का और मेरी पुत्री और जो है तीनों जो 5 दिन से लापता है। पता भी नहीं चल रहा, कोई सुराग नहीं, कोई रिश्तेदार के यहाँ नहीं है, सब दूर घूम आया। मैं छोटा सा परिवार है, मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ था, ना तो मेरी माँ थी ना कोई था। और अभी मेरा पिछले साल कैंसर में मेरा बड़ा बेटा 17 साल का 18 रनिंग में था और कैंसर की बीमारी से मरा, जिसका मैं इलाज करा के थक गया था। इसके बाद भी मैंने कुछ नहीं किया और शांतिपूर्वक अपना काम किया और मैंने अपना जीवन चलाया और मैंने यहाँ तक मेरी बच्ची को ग्रेजुएट किया। इस गरीबी में भी एक ब्राह्मण होकर ना तो मेरे पास कोई नौकरी है, सिर्फ दलाली का धंधा है मेरा। मैंने कभी जीवन में इतने साल हो गए कॉलोनी में रहते मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करी, हमेशा प्रेम से बात करी, ना मेरा किसी से कोई विवाद है, कुछ नहीं है। चिमनगंज पुलिस ने दीपक शर्मा की शिकायत पर तीनों की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिवार के सदस्यों की तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। दीपक शर्मा भाजपा के 168 नंबर सांदीपनी बूथ के अध्यक्ष हैं और उज्जैन में प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करते हैं। वो अपने परिवार के साथ ढांचा भवन में रहते थे। पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही परिवार को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये ढांचा भवन में दीपक शर्मा नामक व्यक्ति निवास करते हैं। उन्होंने 1 तारीख के दिन अपनी पत्नी के गुमशुदगी की उन्होंने रिपोर्ट चिमनगंज में दर्ज कराई। हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की है, ढूंढ भी रहे हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य नहीं आए कि पैसे लेके गई हैं। वो आसपास मोहल्लों वालों से पूछताछ की, उनका कहना है कि पत्नी उनसे परेशान रहती थी और बच्चों को साथ में लेके कह के गई है। तो चूँकि पूरा पत्नी बालिग है, हो सकता है कहीं अपने किसी पारिवारिक रिश्ते में गई है। जब भी वो आएंगी या जब दस्तयाब होंगी तो उनसे पूछताछ करके जो भी एविडेंसेस है उसके हिसाब से हम आगे विवेचना करेंगे। उज्जैन में 7.5 करोड़ रुपए कीमत वाली शहनाई गार्डन की जमीन को हड़पने का प्रयास करने वालों पर अब प्रकरण दर्ज होने की तलवार लटक रही है। उज्जैन विकास प्राधिकरण जल्द ही इस मामले में प्रकरण दर्ज कराने जा रहा है। शहनाई गार्डन की जमीन विकास प्राधिकरण ने व्यवसायी अमित जिंदल को लीज पर दे रखी है। इस जमीन का सौदा एक किसान द्वारा एक खसरा नकल के आधार पर किया जा रहा था, जो फर्जीवाड़े के तौर पर सामने आया। अब शहनाई के नाम पर धोखा कर सौदा करने वालों पर कार्रवाई करने की तैयारी प्राधिकरण ने कर ली है। महाश्वेता और महानंदा नगर उज्जैन नगर का सबसे पॉश एरिया है। यहाँ की गाइडलाइन और मार्केट वैल्यू की भी बात करें तो शहनाई गार्डन जैसी बेशकीमती जमीन 7 करोड़ 50 लाख रुपए में नहीं मिल सकती। बावजूद इसके उज्जैन के किसान और बाहरी खरीदारों ने 7.5 करोड़ रुपए में शहनाई गार्डन की जमीन का सौदा तय कर लिया और इसकी रजिस्ट्री करने की तैयारी की जा रही थी। जमीन यूडीए की जमीन खरीद फरोख्त के फर्जीवाड़े में जबलपुर निवासियों के नाम सामने आए, जिन्होंने रुपए किसान को दे दिए और बाकी रजिस्ट्री कराई जा रही थी। मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर के विद्युत नगर निवासी अनुज गुलाटी और अनुपम श्रीवास्तव ने जमीन बेचने वाले किसान को 7.5 करोड़ का भुगतान होना बताया था। उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने कहा है कि मामले की जानकारी सामने आई है और जल्द ही इसमें लीगल कार्यवाही करेंगे। प्राधिकरण ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। जो हमारी ही स्कीम का एक लैंड है उसको कोशिश की जा रही है रजिस्ट्री कराने के लिए। तत्काल उस पर हमने रजिस्ट्रार कार्यालय में भी लेटर लिखा है
और जिला कार्यालय को भी लिखा है कि ये चूँकि उज्जैन विकास प्राधिकरण की नोटिफाइड स्कीम है, उस पर हम रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। यदि उसमें इस प्रकार की कोशिश की गई है तो संबंधितों के इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। उज्जैन के देवास गेट थाना क्षेत्र के हीरा मिल की चाल में रहने वाले सलमान खान ने पत्नी और ससुराल वालों से परेशान होकर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सलमान डिश टीवी लगाने का काम करता था और उसकी 10 साल पहले शादी हुई थी। उसका एक लड़का भी है, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल के लोग और उसकी पत्नी उसे पैसों को लेकर दबाव बनाते रहे और उसके साथ मारपीट भी करते थे। परिवार के लोगों ने बताया कि सलमान के साथ कई बार घर पर बुलाकर मारपीट भी की गई। कल सलमान ने अपनी पत्नी से फोन पर बात की, जिसके बाद उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया जिसमें उसने कुछ लोगों के नाम लिए और खाने की बात कही। मृतक सलमान के शव का पोस्टमार्टम उज्जैन के जिला अस्पताल में करवाया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सलमान की मौत के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मैं मेरे जीवन से बहुत परेशान हो चुका हूँ और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरे मौत के जिम्मेदार शेरा जी, अनीसा और मंत्री अर्जुन और मेरी औरत, ये चारों पांचों हैं जिनने मेरे को बहुत प्रताड़ित कर दिया है। और मतलब मैं मेरे हिसाब से मरने जा रहा हूँ और मेरी मौत की जिम्मेदारी चारों पांचों हैं। और मेरे मरने के बाद मेरे छोरे को मेरे बाप माँ के हवाले कर देना। बात करो, ये मेरा भतीजा है, नाम सलमान खान है उसका। ये उसके ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आए दिन उसको घर पे बुलाते मारते थे और थाने में भी रिपोर्ट करते थे, आवेदन भी दे दिया उसके खिलाफ़। ये इन्होंने वीडियो बनाए, उसकी एक तो सास का नाम लिया है, एक उसकी मिसेस का नाम है, एक उसकी मौसी है और 2 जने, एक उसके मामा और वो हैं। 4-5 जनों के नाम लिए उन्होंने। उज्जैन नगर में परम पूज्य साध्वी श्री डॉक्टर नीलांजना श्री जी महाराज साहब का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। श्री अवंती पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक मारवाड़ी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि परम पूज्य साध्वी डॉक्टर नीलांजना श्री जी महाराज साहब राजस्थान पाली से बिहार होते हुए उज्जैन पहुंची हैं। परम पूज्य साध्वी डॉक्टर नीलांजना श्री जी महाराज साहब ने लगभग 700 किलोमीटर पद विहार करते हुए उज्जैन अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक मारवाड़ी समाज उज्जैन में पहुंचे हैं। वो आज चतुर्मास प्रवेश हैं। साथ ही इसके बाद श्री जैन श्वेतांबर शांतिनाथ मंदिर में 4 माह के लिए विराजित रहेंगे। इस दौरान रोजाना प्रवचन होंगे, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जैन समाज की महिला पुरुष शामिल होंगे। समय समय पर धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस बीच पर्युषण पर्व भी है, भव्य रूप से मनाया जाएगा। परम पूज्य साध्वी डॉक्टर नीलांजना श्री जी महाराज साहब के उज्जैन प्रवेश पर भाव जल समारोह निकालकर उनका अभिनंदन स्वागत किया गया। हजारों की तादाद में महिला पुरुषों ने जल समारोह में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। जल समारोह श्री जैन श्वेतांबर शांतिनाथ मंदिर पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हुआ। जल समारोह बड़े हर्ष उल्लास के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। जब परम पूज्य साध्वी डॉक्टर नीलांजना श्री जी महाराज साहब चले जल समारोह में, उस दौरान सर्वधर्म के लोग उनके दर्शन कर रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। चतुर्मास के दिन, विराधना के दिन है। इन दिनों में हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा श्रावक वर्ग आराधना से जुड़े, जैना का पालन करे, धर्म ध्यान करे और क्रियाएं करे, क्योंकि यही वह मौसम है जिस मौसम में किसान एक बीज बोता है और लाखों बीजों को प्राप्त करता है। उसी प्रकार श्रावक भी आराधना और साधना के द्वारा अपने आत्म लक्ष्य को साधे। सर्वधर्मों के लिए आपका क्या संदेश है? सर्वधर्म, सभी जीवों के प्रति हमारी मैत्री हो, समस्त जीवों के प्रति हमारी करुणा हो, किसी भी व्यक्ति को ऊंचा नीचा न समझे, सभी के साथ समान भाव रखें, मैत्री भावना का विकास करें। साध्वी श्री जी विद्युत प्रभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं और बहुत अच्छे व्याख्याता हैं। आज अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ से इनका जुलूस का शुभारंभ हुआ और शांतिनाथ जी उपासना में महाराज साहब पधारे हैं। मारवाड़ी समाज, अवंती पार्श्वनाथ मारवाड़ी समाज में भव्य आयोजन इसके लिए रखा है। स्वामी वत्सल्य, नौकारसी और चल समारोह में लाखों की भीड़ उमड़ी पूरा उज्जैन शहर में। आज हर्ष का माहौल है और 4 महीने साध्वी जी श्री जी यहीं पे शांतिनाथ जी उपासना में विराजेंगे और 4 महीने लगातार प्रवचन होंगे, रोज 9:15 से 10:15 तक। उज्जैन वासी सब
प्रवचन का लाभ ले। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने सावन महीने में कावड़ यात्रा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। अगर आप सावन महीने में उज्जैन कावड़ यात्रा लेकर आ रहे हैं तो पहले महाकाल मंदिर समिति को सूचित करें, वरना आपको दर्शन व्यवस्था में दिक्कत हो सकती है। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कावड़ यात्रियों के लिए 2 अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई है। जो कावड़ यात्री परमिशन लेकर महाकाल मंदिर में भगवान को जल चढ़ाना चाहते हैं, उन्हें 4 नंबर गेट से प्रवेश मिलेगा, जो सीधे सभा मंडप में पहुंचेगा और वो बाबा महाकाल को जल अर्पित कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कावड़ यात्रा लेकर उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार में आ रहे हैं और आपने परमिशन नहीं ली है, तो आपको सामान्य दर्शनार्थियों की तरह 1 किलोमीटर दूर त्रिवेणी गेट से प्रवेश मिलेगा, जो त्रिवेणी संग्रहालय के पास से होता हुआ नंदी द्वार से मानसरोवर और फिर महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश के बाद दर्शन हो सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर समिति ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि कावड़ यात्रियों को दर्शन करने में आसानी हो और वे बाबा महाकाल को जल अर्पित कर सके। लेकिन यह देखना होगा कि कावड़ यात्री इस व्यवस्था से कितने खुश होते हैं। कावड़ यात्रियों के लिए कावड़ यात्रियों के द्वारा जो मंदिर से अनुमति प्राप्त की जाती है, उसके उपरांत कावड़ यात्रियों को जो निर्धारित दिनांक है, उस दिनांक पर सभी कावड़ यात्री जो हैं वो बाबा महाकाल को जल अर्पण कर सकेंगे। उनके लिए 4 नंबर गेट से भी व्यवस्था की गई है और त्रिवेणी द्वार से भी व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम यानी कि MPIDC के उज्जैन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उद्योगपतियों से प्राप्त हुए हैं। हाल ही में रतलाम में हुई राइस कॉन्क्लेव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सूरत यात्रा, साथ ही उद्योगपति से मुलाकात के बाद उज्जैन क्षेत्र के लिए इन निवेश प्रस्तावों को प्राप्त किया गया है। ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, कन्फेक्शनरी और खिलौना निर्माण क्षेत्र के 31 उद्योगों ने उद्योग विभाग के समक्ष उज्जैन क्षेत्र में निवेश करने की मंशा प्रस्तुत की है। MPIDC उज्जैन के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर ने कहा, हमारे पास 31 उद्योग हैं जो इस क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का इरादा रखते हैं। इन उद्योगों के साथ बातचीत अग्रिम चरण में है और भूमि आवंटन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। निवेश करने वाले अधिकांश उद्योगों द्वारा विक्रम उद्योगपुरी और मक्सी में भूमि अधिग्रहण किए जाने की संभावना है। राठौर ने कहा, कुछ दौर की बैठकों के बाद भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद इन उद्योगों की आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा। अधिकांश निवेशक पहले ही कई साइटों का दौरा कर चुके हैं और उनकी रुचि को देखते हुए विक्रम उद्योगपुरी और मक्सी औद्योगिक क्षेत्र में इन उद्योगों को भूमि आवंटित की जाएगी। कच्चे माल और कार्य बल की उपलब्धता के कारण मुख्य रूप से परिधान, वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण में रुचि दिखाई है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निवेश करने वाले अधिकांश उद्योगों द्वारा विक्रम उद्योगपुरी और मक्सी में भूमि अधिग्रहण किए जाने की संभावना है। देखिए, पिछले 1-2 साल से आप देख रहे हैं कि उज्जैन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और अभी की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है उज्जैन में और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ उज्जैन में आकर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। यहाँ तक रतलाम का जो राइस कॉन्क्लेव था, उसमें भी उज्जैन को लेके काफ़ी इंडस्ट्रीज ने रुचि दिखाई है। लगभग 5,000 करोड़ के हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं और सूरत में भी 2-3 इंडस्ट्री ऐसी हुई हैं जो उज्जैन आके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। और अभी हम लोग यहाँ पर लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया में है। जैसे ही लैंड एक्विजिशन होगा और जो प्रपोजल हम लोगों के पास है उनमें और आगे बढ़ते हुए डिटेलिंग में जाते हुए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उज्जैन में से। उज्जैन नगर निगम मुख्यालय में जलकर वसूली कार्य की समीक्षा उपायुक्त योगेंद्र पटेल द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बिल वितरकों के साथ बैठक आयोजित करते हुए की गई। बैठक में उपस्थित बिल क्लर्क साथ ही बिल वितरकों को सख्त रूप से निर्देशित किया गया कि सर्कल अनुसार जिन बड़े बकायादारों द्वारा विगत 3 माह से जलकर की राशि जमा नहीं करवाई गई है, उनसे बकाया राशि जमा करवाएं, अन्यथा राशि जमा नहीं करने की स्थिति में नल कनेक्शन विच्छेद करें। उपायुक्त योगेंद्र पटेल ने प्रत्येक सर्कल के अनुसार बिल क्लर्क साथ ही बिल वितरण करने वालों से जानकारी ली कि कितनी संख्या में बिल वितरण किए जाते हैं और कितनों के द्वारा बिल की राशि जमा की जाती है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जलकर की राशि मशीन के माध्यम से ही वसूली जाएगी और कोई भी रसीद कट्टे से राशि नहीं जमा करेगा। बिल वितरण करने वाले वार्ड अनुसार नागरिकों के घर घर जाकर बताएंगे कि अपना बकाया जलकर जमा करें और नल कनेक्शन विच्छेद करने जैसी असुविधा से बचें। 50,000 से बड़े बकायादारों की सूची बनाई जाए
उन्हें चिन्हित किया जाए और उनसे बकाया जलकर की राशि वसूल की जाए। राशि जमा करने पर उन्हें नोटिस जारी करते हुए कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा पीएचई विभाग की सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण की जोनवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। देखिए, पीएचई में अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं नगर निगम में लगभग 65 से 70,000 जो जबकि हमारी जो प्रॉपर्टी टैक्स के जो रजिस्टर है उसके अनुसार 1,20,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है। इसका मतलब कहीं न कहीं काफी लंबा गैप है इसमें। तो सभी जितने भी बिल कलेक्टर्स हैं, उनके अपर लेवल के अधिकारी, उनके जो अधीक्षक हैं, जो कार्यालय अधीक्षक होते हैं, सबको आज चेतावनी दी गई है कि अपने प्रत्येक वार्ड या सर्कल का वो हिसाब रखें कि कितने लोगों से या कितने कनेक्शन से पैसा आ रहा है, कितने से नहीं आ रहा है। आज जो बात निकल के आ रही है वो रहेगी एक दूसरे पे ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि सर ये इनको देखना था, ये इनको देखना था। मतलब जिम्मेदारी का अभाव देखा गया है और ये बताया गया है कि जो उनके पास मान लो किसी वार्ड में या सर्कल में 1600 कनेक्शन है तो लगभग 1000 ही कनेक्शन की राशि जमा हो रही है, चेक नहीं हो रही है। तो इसके लिए इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि इनके हम नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। स्वाभाविक है, अगर पैसा जमा नहीं होगा तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। तो आज सबको समझाइश दी गई है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो आपने पूरे डाटा के साथ आएंगे, कितने कनेक्शन की लगातार राशि जमा हो रही है, कितने कनेक्शन की राशि नहीं जमा हो रही है, जो जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। क्योंकि जो ईमानदारी से कनेक्शन की राशि जमा कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बेईमानी करके पानी वापर और रसीद जमा नहीं कर रहे थे, इसमें नुकसान हो रहा है और नगर निगम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अभी सबको आज बताया गया है कि राशि सबसे जमा कराएंगे और डोर टू जाके उनके मोबाइल नंबर भी अपडेट कराएंगे। उनको यह भी बताया गया कि हमारा ई नगर पालिका का 2.0 वाला नया हमारा सिस्टम आ गया है, जो हमारी नई वेबसाइट आ गई, उस पर इजीली लॉगिन होता है। यानी कोई भी पब्लिक अपने घर बैठे बैठे वाटर चार्जेस का पैसा जमा कर सकती है। ई नगर पालिका का एक नया सिस्टम आ गया है। उसमें अगर उनको मान लो आईडी नंबर नहीं पता है तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसपे उनको ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी आएगा तो उनको नंबर उनका दिखने लगेगा, वो अपनी वाटर आईडी उससे लिंक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे उस पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो या अन्य कोई कार्ड हो, उससे उसको भुगतान कर सकते हैं। उज्जैन में आगामी त्योहार सावन महापर्व और मुहर्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देश पर आज पुलिस प्रशासन द्वारा नीलकंठ द्वार से फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च महाकाल मंदिर क्षेत्र सहित शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। पुलिस प्रशासन द्वारा निकले इस फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त की और लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कहा है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर शहर में शांति व्यवस्था बनाई रखना चाहिए, जो कि हमारी प्राथमिकता है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे शांति और सौहार्द के साथ यहाँ पर किसी भी अफवाह या गलत जानकारी पर ध्यान न दें। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखना है और इसके लिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं भी आ रहा हूँ। अमरीश, इसका ध्यान रखना है। नीचे रे, पीछे। क्योंकि लगातार मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है, मुहर्रम के पर्व में काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल होते हैं और शहर के जितने भी संवेदनशील एरिया है, संवेदनशील कॉलोनीज है, संकीर्ण एरिया है, वहाँ से लेकर परंपरागत रूप से जुलूस निकलता है। जुलूस में जितने भी मार्ग पड़ते हैं, जो भी रूट्स हैं, जो पुराने चिन्हित एरियाज़ हैं, उनको हम लोगों ने एक रूट में शामिल किया है। बेसिकली हमारा फ्लैग मार्च महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर शहर का जो संवेदनशील एरिया तोपखाना है, तोपखाना से अपना उपकेश्वर, गुदरी, गोपाल मंदिर, कमरी मार्ग, केडी गेट, खजूर वाली मस्जिद, वहाँ से पुनः निकास से कंठाल से दौलतगंज से पुनः तोपखाना। ये पूरा इसमें बेसिकली लगभग 150 हमारा मैनुअल पुलिस फोर्स है। उसके बाद इसमें हमारी 2 विशेष जो कस्टमाइज जिप्सी है जिसमें LMG माउंट की गई है वो है। हमारी टीयर शेल वाली गन इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं। माउंटेड फोर्स है, अश्वारोही दल है, डॉग स्क्वाड है, BDDS की टीम है और जितना स्पेशलाइज यूनिट पुलिस की होती है वो सारी है। कुल मिला के इस फ्लैग मार्च का मैसेज ये है कि जो भी समाज के असामाजिक तत्व हैं, जो उपद्रवी तत्व न्यूसेंस करते हैं तमाम आयोजनों में,
उन तक क्लियर कट मैसेज पहुंचाना है कि इस फ्लैग मार्च में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या कोई न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की है। ऐसे लोग जो थे जो बदमाशी करते हैं, जिनकी प्रवृत्ति है, उनकी इंट है या जिनके बारे में पहले से सूचना होती है, उनको हमने बंद भी किया है, उनको बाउंड ओवर कराया है। तो इसी क्रम में एक जनता में आश्वासन जाए, सकारात्मक भाव जाए, जो आम जन है, जो श्रद्धालुगण है, जिनके मान्यता है, उनको अच्छे से अनुशासन माहौल में त्यौहार में शामिल होने का मौका मिले, ये हमारी मंशा है। उज्जैन के कहार समाज ने अपनी प्राचीन परंपरा को जीवंत बनाए रखते हुए अच्छी वर्षा और फसल की कामना से नगर पूजा का आयोजन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने क्षिप्रा नदी और विभिन्न माता मंदिरों में पूजा अर्चना की, साथ ही माता जी को मदिरा की धार चढ़ाई। समाज के अध्यक्ष शंकर कहार ने बताया कि आयोजन समाज की एकता और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी समाज ने बलि प्रथा को त्याग कर एक नए संदेश को फैलाने का काम किया है। नगर पूजा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और माता मंदिरों में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्य लीलाधर कहार, रघुनाथ कहार, अनिल कहार और पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद्रावल भी उपस्थित थे। समाज के लोगों ने बताया कि आयोजन उनकी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे इसे आगे भी जारी रखेंगे। नगर पूजा के दौरान समाज के लोगों ने एकजुट होकर माता की आराधना की और अच्छी वर्षा, साथ ही अच्छी फसल की कामना की। ले तो ना फोटो इस प्रकार के कहार समाज का परंपरा के अनुसार कहार समाज अध्यक्ष शंकर चौहान के माध्यम से इस वर्ष 2025 में कहार समाज की नगर पूजा अनादिकाल से निकाली जाएगी और इसी प्रकार बेमुख जानवरों की प्रथा को हमने 2017 में जैन समाज के द्वारा हमने प्रण लेकर के कहार समाज ने बंद किया था। आज वही बेमुख जानवरों को हमने वापस मैया के दरबार में जिंदा छोड़ा है। हमने बलि प्रथा बंद कर दी है और अच्छी हरियाली के लिए, अच्छी बारिश के लिए भगवान माँ से, हम तीनों देवियों से कामना करते हैं कि अच्छी बारिश हो, हरियाली हो, उन्नति हो मध्य प्रदेश में और कहार समाज हमेशा आगे बढ़ता है। समाज के सभी लोगों ने सहयोग करा और समाज के सभी लोगों की तरफ से परंपरा हमारी जो है चली आ रही है, उस परंपरा के अनुसार पूजा पाठ हमेशा हम हर साल करते हैं। क्यों किया जाता है ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है जो हमारे बुजुर्ग लोग करते गए हैं, अंग्रेज शासन काल के ज़माने से चली आ रही है। अच्छी वर्षा के लिए, शुभकामना के लिए।